अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिएगा बच्चों, इसमें हमको क्या बताना है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी इफ ए बी एंड सी आर गिवन। तो देखो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, है ना, जिसमें हमको सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने थे। याद है आप लोगों को? अभी अभी पीछे किया था। तो जैसे हमने उधर किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, आप लोग को थोड़ा बताती हूँ। जैसे कि यह आपका ट्राइंगल है बच्चों ए बी सी, जिसके वर्टाइसेस है, बराबर। तो हमें क्या करना है, जो सर्कम सेंटर है ना उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ये रहा आपका सर्कम सेंटर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेंगे एक्स कॉमा वाई, ठीक है। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, ओके। और फिर तो हम लोग निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और सुनो बच्चों, एक और बात, जो आपका सर्कम सर्कल होता है वो कहाँ से होकर के जाता है, तो वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस से पास होता है ना, इस प्रकार से, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या बनेगा बच्चों, ये आपका सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपका सर्कम सर्कल है ना बच्चों ट्राइंगल ए बी सी में, तो इसका रेडियस भी हम लोगों को बताना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, सर्कम सेंटर निकालते हैं, उसके बाद हम रेडियस की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी लिखना पड़ेगा हमको अच्छे से थोड़ा। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट पॉइंट ए बी एंड सी बी द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। इस प्रकार से इधर लिख दीजिएगा कि लेट पॉइंट्स ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,1, फिर पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 3,5, एंड सी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0, ठीक है। बी द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो, जो इसका सर्कम सेंटर है ना उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट पी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं बच्चों एक्स कॉमा वाई, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट पॉइंट पी बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी में ये आपका क्या बन गया बच्चों, सर्कम सेंटर बन गया, ठीक है। और देखो एक और बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो ये होता है सर्कम सर्कल, ठीक है, वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस से पास होता है। तो ये बात भी हम लोग इधर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि सर्कम सर्कल passes through the vertices of triangle, यानी ट्राइंगल के वर्टाइसेस से वो होकर के जाता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से फिगर भी बनाया हुआ है, बराबर। तो देखो बच्चों, आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ से मैंने इस प्रकार से इसको अगर ज्वाइन कर दिया, फिर इस लाइन के थ्रू अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों हैं क्या, पी ए, पी बी और पी सी, ये तीनों हैं क्या एक्चुअल में, तो ये इस सर्कल के रेडियस है कि नहीं, मानते हो कि नहीं इस बात को। देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, देखो ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, और ये तीनों भी जो रेडियस है ना बच्चों वो सेम सर्कल के रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, यस इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम पता है क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि पी ए जो इक्वल होगा, ठीक है, पी ए इक्वल होगा किसके बच्चों, पी बी के, और ये इक्वल होगा किसके, पी सी के, ठीक है। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, समझ में आ रहा है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब आगे क्या करना है बताती हूँ ना। देखो अभी हमें क्या करना है ना, पेयर्स लेना है, या तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को, ठीक है। तो जब आप इस प्रकार से लेंगे तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशंस को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर जाके आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ओके। तो चलो फिर ये दोनों पेयर्स को ले लिया जाए, पी ए और पी बी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पी ए विच इज इक्वल टू क्या है बच्चों, पी बी, बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो पी ए का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद पी बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पी ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी ए है ना,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स को, ये जो पॉइंट P है ना बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x2 और y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, तो चलिए अभी डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर लगाना है बच्चों, एकदम ध्यान से बस आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या आता है, x2 आता है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखो x2 क्या है बच्चों, x है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, माइनस x1 क्या है, इधर से देखो 7, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जो 7, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या आता है y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पर क्या है, y है, तो हम लिख देंगे y माइनस y1 क्या है बच्चों, 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से आप लगाइए। तो अभी पी बी ले रहे हैं ना, तो देखो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 ही रहने दो और इसके कोऑर्डिनेट्स को अभी x1 और y1 आप लोग कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, तो क्या आता है x2 माइनस x1, यानी यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या आता है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है बच्चों, y, और y1 क्या है 5। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो कैसे किया जाए, यस बच्चों कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर हमको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, तो a प्लस बी द, नहीं माइनस वाला, a माइनस बी द होल स्क्वायर का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आप जानते ही हैं, देखो इस प्रकार से a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस आपको यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बच्चों, और सुनो, अगर मुझे ये जो रूट दिखाई दे रहा है इसे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग ना ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, a का स्क्वायर, ये आपका a है, यानी यहाँ पर क्या आएगा x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, तो 2 इंटू a यानी क्या होता है बच्चों x होता है, और b मतलब क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। उसके बाद क्या आता है प्लस b का स्क्वायर, तो b बोलो यहाँ पे क्या है बच्चों, यस 7 है, तो हम क्या लिखेंगे इधर 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर प्लस का साइन। उसके बाद यहाँ पर देखना है, यहाँ पर भी हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो y का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a मतलब y और b यानी 1। ठीक है, फिर क्या आएगा बच्चों प्लस b का स्क्वायर, तो b मतलब क्या है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, तो हमने क्या किया बच्चों, इसको और इसको एक्सपांड किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना। हाँ, और फिर चलो अभी आगे चलते हैं, विच इज इक्वल टू, देखो बच्चों इसका वाला मैं ना इधर नीचे कर रही हूँ, हाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके आगे आपको लिखना है, लेकिन मैं इसको इधर नीचे कर रही हूँ। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इधर क्या होगा। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका a है, ये आपका b है, तो सबसे पहले आता है a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3, फिर क्या आता है प्लस b का स्क्वायर, तो b यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर क्या आएगा बच्चों, ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या आ जाएगा देखो y स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2ab, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस b का स्क्वायर, तो b यानी क्या 5। ठीक है, और फिर ये पूरे का स्क्वायर भी करना है, सही है ना, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी वही काम होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये एक्स स्क्वायर है, तो लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, फिर माइनस मल्टीप्लाई करो, 2 7 से क्या होता है बच्चों 14 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14x। ठीक है, फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 इंटू वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा बच्चों अब ये जो रूट है ना ये हट चुका है, और इधर इक्वल का साइन है, बिल्कुल भी भूलना मत। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर देखो 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6, उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये क्या हो गया, रुको, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अरे रुको 1 मिनट, शायद से ना इधर पानी लग गया है, 9। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा इधर क्या है वाई स्क्वायर, तो हम इधर लिखेंगे वाई स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो 2 5 10, यहाँ पे आ जाएगा 10y, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर यहाँ पे कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ये इक्वल के इस साइड है, ये इक्वल के इधर है, यानी हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था,
है ना। फिर उसके बाद देखो वाई स्क्वायर, इधर भी है वाई स्क्वायर, दोनों का साइन सेम है, यानी हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा, मतलब नहीं, अभी कुछ भी कैंसिल मत करो, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 14x, तो लिखते हैं हम लोग इसको -14x। फिर ये जो है ना बच्चों 49, इसको हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे, या फिर रुको एक काम करते हैं, ये देखो 49 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों 50, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अभी तो फिलहाल के लिए 50, बाद में तो उसको उधर लेकर के जाना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये -2y, इसे भी लिख देते हैं। ध्यान से बस आप लोग देखते जाइएगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसको लिखा, इन दोनों को देखो, इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया और ये 2y को इधर लिख दिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, इधर क्या है बच्चों -6x, फिर ये देखो 9 और 25, तो 9 में 25 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 34, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 34, प्लस यहाँ पे देखिएगा -10y, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया बच्चों -10y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा, ये 6x और ये जो 10y है इसको हम लोग इस साइड ले लेते हैं, बाकी ये जो है ना 50 इसको उस साइड भेजते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, देखो इधर -14x तो रहेगा ही, फिर -2y, इसको इधर बुलाओ तो +6x हो जाएगा, और ये -10y इधर आएगा तो +10y हो जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे 34, 50 उधर जाएगा तो -50 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। अब इसको चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हमको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। इधर देखो -14x + 6x, पहले हम y वाला कर लेते हैं, ठीक है। देखो -2y + 10y, तो 10y में से 2y को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों +8y, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया +8y लिख दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को तो मैंने लेकर के सॉल्व कर दिया, यहाँ पे देखो -14x और क्या है बच्चों +6x, तो क्या करना पड़ेगा, इधर माइनस का साइन है ना तो माइनस करना पड़ेगा, तो 14 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, यस 8 आ जाएगा, और माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -8x, और इधर क्या आएगा 34 - 50, तो बताओ 50 में से अगर मैं 34 को माइनस करूँ तो आंसर कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो 6, और इधर कितना आ जाएगा बच्चों 16, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा माइनस में कि प्लस में, तो ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है ना, माइनस का साइन है ना, इसके लिए ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको चाहो तो हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं, कैसे, हर एक टर्म को 8 से डिवाइड कर दीजिए, फिर ये और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर एक और स्टेप आगे जाना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों देखो y - x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 8 1 8, 8 2 16, यानी कि इधर क्या आ जाएगा -2, और ये हो गया जी आपका इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया कि नहीं। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा था, पर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप ध्यान से इसको देख करके करोगे आपको समझेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 को ध्यान में रखना। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमने अभी इन दोनों पेयर्स को लिया था ना, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों पेयर्स को ले लेते हैं, ठीक है, और फिर इसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। इससे क्या होगा, हमको इसी तरीके से एक और इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। चलो आपको करके बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एंड अभी ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, PB विच इज इक्वल टू PC, ठीक है। देखो PB जो इक्वल है PC के। अब हमें क्या करना है बच्चों, P से लेकर के B तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इसको x1 y1 कंसिडर कर लेना, और इसको x2 y2 कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या आता है x2 - x1, तो यहाँ पे देखो बच्चों x2 क्या है, x है, माइनस x1 क्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का साइन, फिर क्या आता है y2 - y1, तो y2 क्या है बच्चों y है, और यहाँ पर y1 क्या है देखो 5, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया, ओके। फिर विच इज इक्वल टू, अब देखो P और C के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को बताना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 कंसिडर करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 कंसिडर करते हैं। तो बताइए क्या आता है, पहले तो x2 - x1, तो x2 क्या है x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे x - x1 क्या है 2, फिर इसका स्क्वायर प्लस, फिर क्या आता है y2 - y1, यानी y माइनस क्या आ जाएगा 0, और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम ये स्क्वायर क्यों करते हैं, ये जो रूट है ना इसको हटाने के लिए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें इसको एक्सपांड करना पड़ेगा बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो ये आपका x है, ये आपका a है, ये आपका b है, ओके। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों a का स्क्वायर
-2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट में इसको करके लिखते हैं। फिर उसके बाद इधर प्लस का साइन है। अब देखो बच्चों, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b। ठीक है, तो क्या आता है a का स्क्वायर यानी यहाँ पर क्या आएगा y स्क्वायर, फिर -2ab तो 2 इंटू वाई इंटू 5, फिर क्या आएगा b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, रुको अच्छे से लिखो थोड़ा, 5 का स्क्वायर बराबर, ये हो गया ना। अब चलो बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, अगेन इधर फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो बोलो बच्चों क्या आएगा एक्स स्क्वायर -2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर। और देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला मत लगाइएगा, y माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा y आएगा, और फिर इसका स्क्वायर है तो ये बाहर निकलने के बाद हो जाएगा बच्चों y का स्क्वायर। ठीक है, और देखो मैंने इधर क्या लिखा था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो इस प्रकार से आप कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हमने एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6x, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस वाई स्क्वायर, और 2 5 ज़ा 10y प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, उसके बाद विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, फिर 2 2 ज़ा 4x, फिर 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, उसके बाद यहाँ पे y स्क्वायर बराबर। अब देखो जी अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होता दिखाई दे रहा है और कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा कैंसिल होता, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है -6x लिख देते हैं, फिर यहाँ पे देखिएगा बच्चों 9 और 25 क्या हो जाएगा, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 34 हो जाएगा, और फिर इधर -10y विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा है देखो -4x प्लस यहाँ पे देखो क्या है 4 और y नहीं है क्या, 4x y नहीं है शायद से, यस y वाला नहीं है, चलो ठीक है जाने तो जो है हम लोग वो लिखते हैं बराबर। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, ये जो 4x दिखाई दे रहा है इसको हम इस साइड बुलाएंगे, और ये जो 34 है ना उसको उस साइड लेकर के जाएंगे, तो देखो क्या हो जाएगा इधर -6x, ये 4x इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, -10y देखो 10y इधर, और इधर क्या था 4, जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -34। ठीक है, अब देखो बच्चों होगा क्या यहाँ पर -6x प्लस 4x, बोलो जल्दी से क्या आएगा, यस -2x आएगा है ना, फिर -10y विच इज इक्वल टू यहाँ पे 4 में से 34 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, क्या लगता है आपको 4 - 34 30 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं, येस और नो, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो किससे हमको डिवाइड करना चाहिए, तो 2 से हमें डिवाइड करना चाहिए। और सुनो एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग -2 से हर एक टर्म को डिवाइड कर देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे माइनस में हमको आंसर मिला है -30। ठीक है, तो -2 से हम लोग हर एक टर्म को डिवाइड कर देते हैं। माइनस से ही क्यों कर रहे हैं, अरे देखो ना ये माइनस हटा दोगे तो अच्छा रहेगा ना, जो हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, ओके इसके लिए हम कर रहे हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे देखो 2 1 2 2 5 10, यहाँ पे 2 1 2 और 2 5 10, तो क्या आएगा 15, यानी हमको इक्वेशन क्या मिला, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ x प्लस वाई एक्स प्लस 5y। ठीक है, 5y विच इज़ इक्वल टू 15 प्लस 15 आएगा, -15 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको 2 इक्वेशंस मिले हैं, एक काम करते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, 5y को पहले लिख लीजिए और ये जो x है ना बच्चों इसको बाद में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको अभी लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2। तो देखो आपको 2 इक्वेशंस मिले, इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन्हें आपको क्या करना है बच्चों, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपको x और y के वैल्यूज मिलेंगे, और x और y का वैल्यू मतलब क्या, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो हमको इधर बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो चलो इसके आगे का मैं इधर आपको करके बताती हूँ। ठीक, यहाँ पे करूँगी आपको दिखेगा ना, यस। चलिए दोनों इक्वेशंस यहाँ पे है ना,
तो क्या करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस को देख करके बताइए, प्लस किया जाए या फिर माइनस किया जाए। तो देखो बच्चों ये माइनस में है, इधर दिखाई दे रहा है आपको, देखो माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, यानी देखो एक माइनस दूसरा प्लस, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो इक्वेशन 1 को लिखो y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 2 को लिखिएगा 5y प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 15। क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए। तो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, -x प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या होगा -2 प्लस 15, आंसर क्या आएगा, यस +13। और यहाँ पर क्या होगा, देखो y प्लस 5y, तो यहाँ पे आ जाएगा 6y। ठीक है, अब 6 को उधर ले लीजिएगा, तो y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 13/6। ठीक है, इसको और छोटा करना है, और छोटा मत कीजिए, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अब हम इसकी मदद से क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे, पुट y विच इज इक्वल टू 13/6 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखना चाहते हो, किसी में भी रख सकते हो, तो इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, इन 1। ठीक है, तो देखो y के प्लेस पे लिखना 13/6 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू -2 बराबर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, बहुत बड़ा जा रहा है ना, चलो कोई नहीं, -x को उधर ले लेते हैं, एक मिनट, -x को उधर, और ये जो -2 है इसको इधर बुला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो एकदम ध्यान से, यहाँ पे होगा 13/6 -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, -x उधर जाएगा तो +x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 13 + 6 2 12/6 विच इज इक्वल टू x। अब देखो 13 और 12 कितना हो जाएगा, 3 2 5, 1 1 2, 25/6 विच इज इक्वल टू x। ठीक है, मतलब x का वैल्यू आपको क्या मिला बच्चों, 25/6, और y का वैल्यू क्या मिला, 13/6। अब सोचिए क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं, हाँ या नहीं। तो अभी मुझे तो नहीं लगता है इसको छोटा कर सकते हैं, यानी यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर। तो ये देखो, ये जो आपका पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिले हैं बच्चों, x कोऑर्डिनेट क्या मिला है 25/6, और y कोऑर्डिनेट क्या मिला है 13/6। ठीक है, तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, इस प्रकार से लिख दीजिए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर आर क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख दो, पॉइंट P 25/6 और दूसरा है 13/6। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे ये जो पहला सवाल था कि इसका सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए, हमने बता दिया। ठीक है, अभी दूसरे नंबर पे हमको क्या बताना है बच्चों, रेडियस बताना है ना, ये जो सर्कम सर्कल है इसका रेडियस बताना है। तो आप एक काम करो, पहले तो इतना आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको रफ करके ये रेडियस बताती हूँ कि कैसे फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों, अभी हम लोग रेडियस का लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, रेडियस मतलब क्या, ये देखो बच्चों, ये जो आपको PC दिखाई दे रहा है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, दिखाई दे रहा है कि नहीं। वैसे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला लेंगे, और ये वाला लेने का कारण क्या है आपको बताऊं, देखो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या आ गया बच्चों, एक तो 0 आ गया है ना, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन है ना वो बच्चों सिंपल हो जाएगा, इसके लिए हम लोग यही वाला लेते हैं। वैसे आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आंसर तो मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी लिखते हैं नाउ PC। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, PC। तो अभी फॉर्मूला यूज कीजिएगा, P के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं ना, क्या है बच्चों, देखो 25/6 और 13/6। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, देखो ये जो आपका P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, 25/6 और 13/6। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। ओके, तो देखो बच्चों, अभी हमें इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को, यानी जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम कंसिडर कर लेते हैं बच्चों x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो फिर लिखा जाए। सबसे पहले क्या आता है, x2 - x1, तो यहाँ पे देखो x2 क्या है, 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 - x1 क्या है बच्चों, कहाँ गया ये देखो 25/6, यहाँ पे लिख दिया हमने 25/6, फिर इसका स्क्वायर, उसके बाद क्या आता है
y2 माइनस y1, तो y2 क्या है बच्चों 0 और y1 क्या है 13/6, फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 6 2 ज़ा 12 माइनस 25 अपॉन में आ जाएगा 36, फिर इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा 6 0 ज़ा 0 और 0 माइनस 13 करेंगे तो माइनस 13 ही आएगा, यानी माइनस 13/6 और फिर इसका स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चों एकदम ध्यान से, 12 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस 25, तो देखो 5 में से 2 जाएगा तो 3, इधर एक कितना आया माइनस 13/6, ठीक है, और इधर भी वही है बच्चों माइनस 13/6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा माइनस 13/6, अब इसका स्क्वायर करिए तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 169 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। फिर यहाँ पर देखना 13 का स्क्वायर 169 और फिर नीचे क्या आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कैसे, देखो यहाँ पे जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है बच्चों सेम है, तो जब भी ऐसा केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर को बस एक ही बार लिखते हैं और ऊपर वाले टर्म्स को प्लस कर देते हैं। तो 169 प्लस 169 क्या होगा, देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो 9 9 18, फिर एक आ गया 6 6 12, एक 13 का 3 और 2 1 3, कितना है बच्चों 338 अपॉन में आ गया 36, ठीक है। अब हमें थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और बड़े ही अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना, कैसे किया जाए। देखो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे पता है आपको, ये जो 338 है ना ये वैसे तो बाहर नहीं निकलने वाला, लेकिन एक काम हम लोग कर सकते हैं, अगर हम 169 इंटू 2 करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों 338 ही मिलेगा। तो मैंने क्या किया 338 के प्लेस पे क्या लिख दिया बच्चों 169 इंटू 2, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, नहीं तो फिर हमको आंसर नहीं मिलेगा, और फिर इधर 36, ठीक है। अब देखना 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों 13 होगा, और ये जो 36 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है ना, यहाँ पे आ गया 6, और ये जो 2 है ये तो अकेला अंदर ही रहेगा क्योंकि ये तो बाहर आने नहीं वाला, तो फिर ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो देखो बच्चों हमने पीसी का लेंथ फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 13/6 और यहाँ पे आ गया √2, ठीक है जी। तो ये है आपका रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, समझे कि नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल विच इज इक्वल टू 13/6 और फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा √2, ठीक है बच्चों। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा लंबा था पर क्या करें, अगर दिया है तो करना तो पड़ेगा ही। चलिए देख लीजिए नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या दिया है, गिवन पॉइंट A एंड B, यानी कि आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक तो A है दूसरा B है, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:1, यानी कि सुनिए आपके पास एक सेगमेंट है बच्चों AB, ठीक है, तो उसको एक पॉइंट है जो क्या करता है 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो जो पॉइंट है ना बच्चों उसके कोऑर्डिनेट का हमको पता लगाना है। देखो आपको बताती हूँ ड्रॉ करके, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये रहा आपका पॉइंट A और ये रहा आपका पॉइंट B, ये A है ये B है। अब देखो ये जो आपका सेगमेंट AB है ना बच्चों, इसको एक पॉइंट है जो क्या करता है 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सपोज करो कि वो वाला पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया पॉइंट P, जो क्या कर रहा है इस सेगमेंट AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बराबर। तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट P है ना इसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना है। तो देखो बच्चों जो हमको फाइंड आउट करना है उसको हम लोग x और y कंसिडर कर लेते हैं, बराबर। और देखो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं 8,5 और A का कोऑर्डिनेट क्या है 4,-3, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ 3:1 B। उस पॉइंट को हमने क्या कंसिडर किया है बच्चों, पॉइंट P,
तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख देते हैं पॉइंट P, ठीक है। एक बार आप इसको फिर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है मैंने कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ 3:1 बी पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x एंड y कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग वो जो हमारा फॉर्मूला था ना, सेगमेंट फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई सेगमेंट फॉर्मूला, ठीक है। याद है ना आप लोगों को, भूले तो नहीं हो? क्या था फॉर्मूला, एक बार लिख करके बता दूं। देखो बच्चों ऐसे होता था ना, अगर हमको x निकालना है तो क्या लिखते थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन में क्या आता था, m प्लस n, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं, बराबर। और सुनो, ये जो है ना 3 और 1, तो ये आपका m होता है, ये आपका n होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी देखते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो x विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो m का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू क्या आता है x2 बोलो क्या है, इधर से देखो ये क्या है 8 है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा n इंटू x1, तो n क्या है बच्चों 1 है, x1 क्या है ये देखो 4। फिर नीचे क्या आता है m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 8 3 सा क्या होता है बच्चों 24 प्लस 1 4 सा 4, फिर इधर आएगा 3 1 4, और 24 और 4 कितना होता है बच्चों 28 होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 28 अपॉन में 4, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं तो कितने बार में जाएगा, तो 7 टाइम में जाएगा ना, 4 7 सा 28, यानी कि क्या आएगा बच्चों, देखो x का जो वैल्यू है ना वो हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। अब जैसे हमने x निकाला वैसे हम लोग y भी निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो m का वैल्यू 3 है, फिर क्या आता है y2 बोले तो क्या हो जाएगा 5, फिर उसके बाद प्लस, फिर क्या आता है n मतलब 1, और क्या आता है यहाँ पे y1 क्या है बच्चों -3, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -3, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा 3 प्लस 1, ओके। अब देखो 3 5 सा क्या हो जाएगा बच्चों 15, और यहाँ पे देखो 1 इंटू -3 करेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया जी -3, फिर 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, यहाँ पे लिख देंगे 4, और 15 -3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 12 आएगा। तो यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया, यही आएगा ना, 15 -3 करो 12 आएगा। फिर नीचे 4 कैंसिल करो, 4 3 सा 12 है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 3, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो x और y के वैल्यूज हमने निकाल लिए, यानी हमको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो वही हमको बताना था ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, क्या हो जाएंगे, देखो x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू क्या आया है 3। तो देख लीजिए बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है, बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा था, है ना। आप इसको देख लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बच्चों, इसमें आपको क्या बताना है, तो यहाँ पे ना आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। अगर ये चारों पॉइंट्स को हम लोग कैसे ज्वाइन करते हैं, सीरियली ज्वाइन करते हैं। तो सीरियली का मतलब क्या हुआ, लाइन से, जैसे कि ये देखो यहाँ पर सपोज करो ये आपका पॉइंट A है, इधर आपका पॉइंट B है, फिर यहाँ पे कहीं पे आपका पॉइंट C है और इधर आपका पॉइंट D है। तो अगर मैं ये चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, तो जो क्वाड्रिलेटरल मुझे मिलेगा वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, वो रेक्टेंगल होगा, देखो रेक्टेंगल होगा, या फिर स्क्वायर होगा, या फिर रोम्बस होगा, या फिर पैरेललोग्राम होगा, है ना। सबकी प्रॉपर्टीज तो आप लोग जानते हैं ना बच्चों, चलो एक बार आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। चलो शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ। अब देखो बच्चों, रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए, जो आपके अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट साइड्स कैसे होने चाहिए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपके डायगोनल्स है ना वो क्या होने चाहिए बच्चों, वो भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकते हैं बच्चों, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बराबर। अब देखो स्क्वायर में क्या होता है, जो हमारे अपोजिट नहीं, इसमें क्या होता है ना, सबके सब साइड्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि डायगोनल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तभी हम उस फिगर को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। और सुनो, रोम्बस के लिए क्या प्रॉपर्टी है, रोम्बस में सारे साइड्स कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल्स हैं वो अगर वो ना कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए, मतलब वो अलग अलग होने चाहिए, नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इस प्रकार से रुको मैं लिख देती हूँ,
देखो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, किसमें, रोम्बस में। और पैरेललोग्राम के लिए क्या प्रॉपर्टी है, तो सुनिएगा ध्यान से, कौन सी कंडीशन है, तो जो आपके अपोजिट साइड्स है ना बच्चों, वो कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ना क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो हमारे डायगोनल्स होते हैं ना बच्चों, वो बराबर नहीं होते हैं, यानी जो डायगोनल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। सुनो ध्यान से, एक बार फिर से बताती हूँ। पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, और जो आपके डायगोनल्स है ना बच्चों, वो कैसे होने चाहिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए, बराबर। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो आप क्या बोलोगे कि गिवन जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम। और रोम्बस के लिए मैंने आपको बताया ही, ठीक है। तो चलिए अभी एक एक करके हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस नहीं स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर, बहुत ही सिंपल है बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हाँ एकदम आसान है। गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो देख लीजिए। पहले तो ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, -4, -2। फिर यहाँ पे पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -7। फिर यहाँ पे सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2। एंड लास्ट में है बच्चों डी, 2, -3। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना बच्चों, हर एक साइड का जो स्लोप है ना वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखा जाए। क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्लोप ऑफ, अभी देखो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही हो, है ना, आप जानते ही हो कैसे निकाला जाता है, तो मैं अभी डायरेक्टली करती हूँ। स्लोप ऑफ ए बी, बताओ फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y2 - y1, नीचे क्या आता है, x2 - x1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने कंसिडर कर लिया x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, ठीक है। तो क्या आता है y2 - y1, यानी यहाँ पे क्या आएगा, -7 माइनस, बोलो क्या है, -2। फिर नीचे क्या आएगा, x2 - x1, x2 क्या है -3 माइनस x1 क्या है बच्चों, -4, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो -7 माइनस माइनस मिला करके इधर प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -3, फिर माइनस माइनस मिला करके प्लस, ठीक है। अब देखो -7 + 2 आंसर क्या आएगा बच्चों, यस -5 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिएगा -3 + 4 आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली 1 + 1, ठीक है। यानी फाइनली हमको क्या मिला बच्चों, इधर -5 मिला। स्लोप ऑफ ए बी कितना आया, -5। इसको लिख दीजिएगा आप लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे बी सी का, तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ बी सी। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स को अभी x1 y1 कंसिडर करना और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है बच्चों, y2 - y1। यहाँ पे y2 क्या है, -2, तो क्या लिखेंगे, -2 - y1 क्या है बच्चों, यस -7। फिर नीचे क्या आएगा, तो x2 - x1, तो यहाँ पे x2 क्या है, 3 है, -3 बराबर। अब देखो -2 फिर माइनस माइनस मिला करके क्या हो जाएगा बच्चों, +7, और यहाँ पे क्या आएगा 3 -3, ठीक है। फिर 7 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों +5, और 3 और 3 कितना होता है बच्चों, 6 होता है, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 5/6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी। चलिए देखते हैं इधर अगला, स्लोप ऑफ सी डी। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर करना, और ये आपका x2 y2 है। तो क्या होता है फॉर्मूले में, y2 - y1 यानी कि 3 -2, फिर क्या आएगा बच्चों, 2 - 3। फिर यहाँ पे 3 -+2 अपॉन 2 - 3 करेंगे तो यस -1 आ जाएगा। 3 - 2 करो जल्दी से, 3 - 2 नहीं, 3 + 2 करो, कितना आएगा 5। और ये देखो नीचे 1 है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है, और ये माइनस को ऊपर ले लेंगे, यानी यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, -5 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखो बच्चों, हमने क्या क्या फाइंड किया, हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला और डी सी निकाला। अब बचता क्या है, ए डी। तो चलो अभी स्लोप ऑफ ए डी भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए डी। तो क्या होगा, देखो अभी इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर करना और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर करना। तो क्या आता है बच्चों, y2 - y1 यानी कि 3 -2 आएगा। फिर x2 - x1 यानी कि 2 -4। चलो अब देखते हैं आगे, 3 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, देखो 2 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 3 2 5 4 2 6, क्या आया बच्चों, 5/6, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों बराबर है ना। देखो ये ए बी और डी सी है ना, इन दोनों का स्लोप क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों लाइंस है ना ये क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल हो जाएंगे। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, जैसे कि आपके पास दो लाइंस हैं और उनका स्लोप अगर इक्वल है तो फिर हम बोलेंगे कि वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पर देखो ये जो सामने सामने वाले साइड्स है ना बच्चों, यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये बी सी और सी डी, इनका भी स्लोप बी सी और ए बी, ठीक है, इनका भी स्लोप क्या है बच्चों, बराबर है, इक्वल है। यानी ये दोनों जो साइड्स है ना ये भी क्या है बच्चों, पैरेलल है, बराबर। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3 इस प्रकार से लिख दीजिएगा, फ्रॉम 1 2 and 3। 1 2 और 3 से हमको क्या समझ में आता है बच्चों कि स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल है बच्चों, स्लोप ऑफ सी डी के। यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ सी डी, है ना। और क्या, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी, ये दोनों भी क्या है, आपस में इक्वल है। यहाँ पे लिखते हैं कि स्लोप ऑफ बी सी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो है ना ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल है किसके, ए बी के। लेकिन रुको, अभी आप इसको पैरेललोग्राम नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी ना, डायगोनल कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये तो चेक कर लिया कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल है। देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और फिर यहाँ पे ये जो बी सी है ना बच्चों, बी सी इज पैरेलल टू, एक मिनट मैंने क्या लिखा, मैंने कुछ गलती लिख दी कि ए बी और सी डी, फिर यहाँ पे बी सी और क्या लिखना था, बी सी मतलब ये, यहाँ पे ए डी आएगा। ओके चलो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। स्लोप ऑफ, ये देखो ये भी नहीं आएगा, ए डी आएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा है मैंने, यस अब सही है। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, ये जो डायगोनल है ना इसका लेंथ हम लोग निकालेंगे, और अगर डायगोनल डिफरेंट आया तो फिर हम ये बोल देंगे कि जो हमारा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलो अब मैं इसको रफ करती हूँ और फिर हम लोग आगे का करते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल क्या था बच्चों, एक बार थोड़ा बना करके देख लेते हैं, ए बी सी डी। देखो बच्चों ये आपका डायगोनल था, ये आपका डायगोनल। तो सबसे पहले ए सी निकाल लो, ए सी का लेंथ बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो अभी आपको कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे बच्चों, ए और सी। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स को आप मान लीजिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लीजिए x2 y2, ठीक है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है बच्चों, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखो x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है -4, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -4। फिर क्या आता है इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन, फिर क्या आता है y2 माइनस y1। तो y2 क्या है बच्चों, यस -2 माइनस y1 क्या है -2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -2, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखो ध्यान से इधर क्या आएगा 3, और ये देखो अगर मैं ये छोटू वाला ब्रैकेट हटाऊंगी तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिला करके +4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे +4 और इसका स्क्वायर प्लस, फिर -2 माइनस माइनस मिला करके +2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर 3 और 4 कितना होता है बच्चों, 4 3 7, 7 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 और +2 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 49, फिर इधर 0, तो 49 + 0 यानी कि 49 आएगा। अब इसको रूट के बाहर निकाल दो तो AC आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहला वाला जो डायगोनल था उसका लेंथ बता दिया। अब उसके बाद हमें BD का लेंथ बताना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी BD। यहाँ पर देखो बच्चों क्या आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कंसीडर किया है, x1 y1 और इसको x2 y2। तो फॉर्मूले में क्या होता है x2 माइनस x1, देखो x2 क्या है आपका 2 है और x1 क्या है -3, यहाँ पर लिख दिया जी हमने -3। फिर इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस का साइन, फिर क्या आता है y2 माइनस y1। तो y2 क्या है, इधर देखो 3 है, यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस y1 क्या है -7, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -7, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से क्या होगा देखते जाइए बस आप लोग,
यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस 7 इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 2 3 कितना होता है 5 होता है, 5 लिख दीजिए 5 का स्क्वायर प्लस 7 3 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, क्या आ जाएगा 125 है ना। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 125। अब देखो बच्चों 1 मिनट रुकिए, 125 को रूट के बाहर आप निकाल सकते हैं क्या? इसको तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं 25 × 5 बराबर। अब देखो 25 को रूट के बाहर निकाल लो 5 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 5 और फिर इधर रूट के अंदर 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पर ये आपको BD मिला। ओके, तो देखो बच्चों इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 5 बोलिएगा और इसको 6 बोलिएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल्स यहाँ पे इक्वल नहीं है। देखो ये डायगोनल तो 7 आ गया, ये तो आ गया 5√7 है ना। तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट नहीं है, जबकि अपोजिट साइड्स क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो क्या होगा बच्चों? पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये कहाँ से बोला? फ्रॉम 5 और 6। ठीक, तो अभी लास्ट में लिखिएगा सो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आपके? तो देख लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ पे फाइनली ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला सवाल। चलिए बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या दिया है आपके पास ना, एक सेगमेंट है बच्चों AB। ठीक है, जिसको हमने क्या किया है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो चलो आपको यहाँ पे सेगमेंट ड्रॉ करके बताती हूँ। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये सपोज करो कि आपका सेगमेंट है बच्चों AB। ठीक है, A से लेकर के B तक, जिसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर हम लोग किसी सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसके बीच में कितनी लाइंस आएंगी बच्चों? मतलब कितने पॉइंट्स आएंगे? तो ये हो गया 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ पर 4 पॉइंट्स आएंगे। देखो इस प्रकार से यहाँ पे एक ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है बच्चों, और देखो जो आपके पॉइंट्स है ना वो कैसे होने चाहिए? तो ऐसे देखो, यहाँ पे इसका सीक्वेंस भी दिया गया है। सबसे पहले A रहेगा, देखो A है, उसके बाद क्या आएगा? P आएगा, उसके बाद Q आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा बच्चों? R आएगा, और फिर यहाँ पे S, और लास्ट में आ जाएगा B। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आगे क्या दिया है? इफ पॉइंट Q कहाँ पर है? ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है कितने? 12 और 14। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 12 और 14, और S के भी कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 18। तो हमें क्या करना है? ये जो आपके बचे हुए पॉइंट्स हैं ना बच्चों, इनके कोऑर्डिनेट्स का हमको पता लगाना है। तो कैसे होगा ये सब कुछ? चलिए आपको बताती हूँ बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी चिंता मत करना, एकदम आसान तरीके से हमको आंसर मिलेंगे। देखो जो हमारा पॉइंट A है ना बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं x1 और y1। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसिडर करते हैं x2 y2। Q का तो ऑलरेडी दिया गया है। बाकी ये जो R है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसिडर करते हैं x3 और y3, और ये जो लास्ट वाला है इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x4 और y4। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर कौन से 2 पॉइंट्स लेंगे पता है आपको? देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे ना, आप तो जानते ही हैं कि ये वाला जो आपका लाइन सेगमेंट है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है, यानी कि देखो हर एक जो पार्ट है ना बच्चों ये क्या है? इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, क्या लिखती हूँ ना कि सेगमेंट AB, देखो इस प्रकार से, सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP ये इक्वल होगा किसके? PQ के, और ये इक्वल हो जाएगा QR के। ठीक है, फिर ये इक्वल होगा RS के, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे SB। बराबर, बात समझ में आ रही है कि नहीं?
तो अब देखिएगा बच्चों, हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट लेंगे Q और S, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक अभी आप लोग देखिएगा, ये बाकी का भूल जाओ, बस इन दोनों को देखो, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका पॉइंट R है ना, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट, यानी QS का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट R। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पॉइंट R इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QS। अब देखो बच्चों, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है ना बच्चों आप लोगों को। देखो अगर मुझे x3 निकालना है तो मैं क्या करूंगी, देखो इसको आप लोग मान लीजिए x1 और ये हो गया y1, ये x2 y2 बराबर। तो अगर आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए रहता है तो क्या करते हैं, x1 प्लस x2 विच इज डिवाइडेड बाई 2। चलो आपको बताती हूँ, देखो हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को प्लस कर देंगे। तो इसका x कोऑर्डिनेट 12 है, इसका क्या है बच्चों 4 है। तो 12 प्लस 4 अपॉन में आ जाएगा 2। चलो 12 4 कितना होता है, 16 अपॉन 2। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा, यानी x3 हमको मिल चुका है 8। अब हम लोग y3 निकालेंगे, तो y3 कैसे मिलेगा, अरे मिल जाएगा ना, ये तो और भी सिंपल है। देखो क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करेंगे, इधर क्या है 14, फिर यहाँ पर देखो y2 क्या है बच्चों 18 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों को प्लस करो, 8 और 4 12, 1 आ गया, 2 1 1 मिनट, 1 1 2 1 3 और फिर इधर नीचे आ गया 2। चलो अब कैंसिल करो, 2 1 2 2 6 12, कितना आया बच्चों 16 आया। यानी कि ये जो हमारा पॉइंट R है ना बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुके हैं। क्या मिला है, देखो 8 और 16। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं 8, 16। तो यहाँ पर अब इसको मिटा दिया जाए, चलिए लिख देते हैं हम लोग 8, 16। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो एक पॉइंट का तो हमने कोऑर्डिनेट बता दिया। अब बाकी बचे ये 3 पॉइंट्स, तो अब इनका क्या करना है, उनको भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब देखो बच्चों, अब हमें कौन से 2 पॉइंट्स लेने चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, अब ध्यान से सुनो, ये ले लेते हैं, ये वाला सेगमेंट RB। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें ना इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता है, तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि आपके पास 3 पॉइंट्स है ना बच्चों, जिसमें से 2 पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं तो आप तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग ये वाला सेगमेंट लेंगे जिसमें जो आपका पॉइंट S है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन RB। ठीक है, यहीं पे मैं लिखूँ, चलो इधर ही लिखती हूँ कि पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बच्चों, RB का ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो आपका मिड पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 4 है। तो क्या आएगा 4 विच इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट है उनको प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 8 है, यहाँ पे देखना है x कोऑर्डिनेट क्या है, x4 है, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा, तो ये जो 2 दिखाई दे रहा है इसको इस साइड ले लो, तो 4 × 2 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 8 प्लस x4। अब देखो 4 2 से क्या होता है बच्चों, 8 होता है, सही है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखते रहना 8, और ये जो 8 है ये इधर प्लस में, इस साइड ले लोगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x4 हमको क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। 8 - 8 करने पे क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर x4 विच इज इक्वल टू, क्या आया बच्चों 0। ठीक है, अब जैसे हमने x4 का वैल्यू निकाला उसी प्रकार से y4 का भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 18 है ना। तो 18 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स को अभी प्लस करेंगे, यानी कि 16 प्लस y4 हो जाएगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों 2 से। ठीक है, अब देखो 2 को इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा 18 × 2 और फिर 16 प्लस y4। अब देखो 18 2 से क्या होता है बच्चों 38 होता है, 36 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, और ये 16 को इस साइड ले लो, माइनस में आ जाएगा,
चलो बच्चों अभी माइनस करते हैं तो फिर हमको y4 मिलेगा। हाँ देखो कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं y4 विच इज इक्वल टू 36 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 में से 6 जाता है तो 0 आता है और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि y4 हमको क्या मिला 20 बराबर। तो देखो बच्चों पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुके हैं, क्या क्या मिला हमको, तो देखो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला 20। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर b x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 20। ओके क्लियर है आपको अच्छे से। चलो अब इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं उस पॉइंट को 0,20। इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमने पता कर लिए। अब बारी है किसकी, P और A की। तो इसके कोऑर्डिनेट का पता हम कैसे लगाएंगे बच्चों, देखो अगर हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये वाला सेगमेंट लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो आपके पास होने ही चाहिए। तो अभी हम ये वाला सेगमेंट लेंगे जिसमें मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, पॉइंट Q होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PR। तो अब आप लोगों को यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो बच्चों इसमें आपका x कोऑर्डिनेट क्या है 12 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 12 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पर देखो बच्चों x कोऑर्डिनेट क्या है x2 और इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 8। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x2 प्लस 8 विच इज डिवाइडेड बाई 2, फिर उसके बाद 2 को इधर ले लीजिएगा तो 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू x2 प्लस 8 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 24 आता है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों 24, 8 को इस साइड ले लो तो -8 विच इज इक्वल टू x2। तो बोलो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, और 24 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 16, यानी x2 का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों 16 ही आएगा ना, 4 4 8, हाँ सही है। ठीक है, ये आ गया 16। अब इसी तरीके से हम लोग y2 भी निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 14 है, जो इक्वल होगा किसके, तो y कोऑर्डिनेट्स को अभी प्लस करेंगे, यानी y2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं 2 को इस साइड ले लेते हैं। तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा 14 इंटू 2 विच इज इक्वल टू y2 प्लस 16। अब देखो 14 2 सा क्या होता है बच्चों 28 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, 16 को इस साइड ले लो और यहाँ पे y2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर y2 विच इज इक्वल टू, चलो 8 में से 6 गया तो बच्चों 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, यानी क्या आया 12 आया। ठीक है, तो देखो ये जो आपका पॉइंट P है इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं। x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 16 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 12। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब उसके बाद सेम तरीके से हमको a का कोऑर्डिनेट भी पता लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं पहले तो क्या आया है 16 एंड 12। ठीक है, अब देखो a के कोऑर्डिनेट्स हमको कैसे मिलेंगे बच्चों, तो हम लोग अभी यहाँ पे ये वाला सेगमेंट ले लेंगे। तो इसमें ये जो पॉइंट P है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, तो बार बार ये मत लिखो, यहाँ पे लिख दो सिमिलरली। ठीक है, डायरेक्टली अभी करते हैं थोड़ा सिमिलरली। क्या होगा देखो यहाँ पर ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा इस लाइन सेगमेंट का। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट P है इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 16, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 16 विच इज इक्वल टू, इसमें देखो x कोऑर्डिनेट क्या है x1 प्लस यहाँ पर देखना x कोऑर्डिनेट क्या है 12 है ना, यस 12, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अब देखो 2 को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा बच्चों 16 इंटू 2, देखो एकदम ध्यान से, बराबर मतलब इक्वल 12। 16 2 सा क्या होता है बच्चों 32, 12 को इस साइड ले लो तो -12 विच इज इक्वल टू x1 हो जाएगा। अब 2 - 2 करेंगे तो 0, 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2, यानी कि x1 हमको क्या मिला 20। अब जैसे x1 निकाला वैसे ही y1 भी निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 12 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखना y कोऑर्डिनेट y1 और इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है 14, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बच्चों 2 से। ठीक है, अब 12 को इधर बुला लो तो 12 इंटू 20 और 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू y1 प्लस 14 हो जाएगा। फिर 12 2 सा 24, 14 को इधर ले लो तो ये इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा बच्चों। चलो अभी माइनस करते हैं, तो 24 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा ना, मतलब y1 हमको क्या मिला बच्चों, ध्यान से देखो 4 में से 4 गया तो 0, कितना आएगा 10। ठीक है,
तो y1 हमारे पास आ चुका है, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट A है ना बच्चों, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुके हैं। बोलो कितना, देखो x कोऑर्डिनेट कितना आया 20 और y कोऑर्डिनेट कितना आया 10। ठीक है, तो देखो सारे पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए हैं। तो लास्ट में आंसर करके लिख दीजिएगा लाइन से। देखो ये जो आपका पहला वाला पॉइंट है बच्चों, पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिले 20, 10। फिर ये जो आपका अगला पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स 16 एंड 12। फिर अगला क्या था R, बोलो R के कोऑर्डिनेट्स 8, 16 और लास्ट में क्या है B, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं 0, 20। ठीक है बच्चों, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी, क्यू एंड आर। यानी कि एक बच्चों आपका सर्कल है जो ना ये तीनों पॉइंट से होकर के जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये देखो ये सर्कल कौन कौन से पॉइंट से होकर के जा रहा है, पी, क्यू, आर से। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये सर्कल के अंदर जो सेंटर रहेगा ना बच्चों, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स का पता हमको लगाना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो इसका सेंटर है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं M, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि क्या है A और B। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना। और देखो हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, देखो इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। ठीक है, तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये जो मैंने यहाँ पे लाइंस खींचे हुए हैं ये क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, और ये सेम सर्कल के रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो पी, एम, एम क्यू और एम आर ये सभी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे आपस में। क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल के रेडियस है ना। तो चलिए अभी लिखना पड़ेगा हमको। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट पॉइंट M, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए बच्चों, A एंड B, तो यहाँ पे वो भी लिख देते हैं, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों ये तो आपका सेंटर हो गया, ये हमने लिख दिया, और यहाँ पर ये देखो P, M, M, Q और M, R ये सभी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि P, M विच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, Q, M, और ये इक्वल होगा R, M के। ऐसा क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, और देखो बच्चों एक और बात आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये जो आपके तीनों पॉइंट्स है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स भी है हमारे पास। बोलो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6, -6। फिर Q के हैं बच्चों देखिएगा 3, -7 और R के हैं 3, 3। ठीक है, तो अभी हम लोग करने क्या वाले हैं पता है आपको, ये तीनों को तो हमने इक्वल दिखा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, दो की जोड़ी लेंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, हमको दो इक्वेशंस मिलेंगे, और जब हम उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तब जाके हमको A और B के वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं। पहले तो क्या लेंगे बच्चों, PM जो इक्वल है QM के। ठीक है, अब चलो PM का अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 और y1 मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, तो अभी ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा बच्चों। देखिए पहले क्या आता है, x2 - x1। तो यहाँ पर देखो x2 क्या है बच्चों, A है ना, तो क्या लिखेंगे हम, A माइनस x1 क्या है, ये देखो 6 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जो 6, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस का साइन। फिर क्या आता है y2 - y1, y2 क्या है बच्चों b, यहाँ पर लिख देंगे b, और y1 क्या है -6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों -6 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको भी हमें करना पड़ेगा, तो कैसे होगा देखो आप लोगों को बताती हूँ। अभी हम ये दोनों पॉइंट्स को ले लेंगे Q और M को, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा मतलब क्या आता है बच्चों, x2 - x1, तो x2 क्या है, A है ना, तो यहाँ पर आएगा A माइनस x1 क्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, फिर इसका स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस का साइन, और क्या आएगा बच्चों b माइनस ये -7, तो लिखते हैं इधर b -7 और फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर
क्या करना पड़ेगा हमको, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ना हम एक काम करते हैं, ये जो आपको रूट दिखाई दे रहा है ना, इसको हटाने का कुछ इंतजाम करते हैं। तो कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक। तो क्या आएगा बच्चों, देखो इधर a माइनस 6 द होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा, देखो b और फिर माइनस माइनस मिला करके प्लस 6 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये पूरे का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर विच इज़ इक्वल टू, इधर क्या होगा, तो a माइनस 3 द होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर b माइनस माइनस मिला करके प्लस 7 और फिर इसका स्क्वायर, उसके बाद ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है, माइनस वाले में क्या होता है आप जानते ही हैं। चलिए अभी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बहुत बार मैंने आपको अभी फॉर्मूला बता चुकी हूँ, तो अब डायरेक्टली यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, और रूट बच्चों हट चुका है, ठीक है, अभी रूट को भूल जाओ। देखो ये आपका a है, ये आपका b है, तो सबसे पहले क्या आता है a का स्क्वायर, यानी क्या आएगा बच्चों a स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2a मतलब a और b यानी क्या बच्चों 6, फिर क्या आता है b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b क्या है 6 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद इधर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देना। अब इसको एक्सपांड करो, तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या आएगा बच्चों b का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2a यानी b और b मतलब 6, फिर उसके बाद क्या आता है b का स्क्वायर, ठीक है। फिर इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों क्या है a माइनस 3, तो इसको a मानना, इसको b मानना, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a इंटू 3, फिर b का स्क्वायर आता है, यानी क्या आ जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और देखो इसको भी एक्सपांड करेंगे, तो इसका थोड़ा मैं इधर नीचे कर रही हूँ, हाँ आप देख लेना। तो पहले b का स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा प्लस 2ab, तो 2a और b यानी 7 बराबर, फिर क्या आता है बच्चों b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, इसके आगे का मैंने इधर ही कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर लिखना, फिर इधर मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, यहाँ पे आ जाएगा 12a प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 36, फिर यहाँ पे b स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो 2 6 12b प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ठीक है ना। यहाँ पर देखो a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 6a प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर यहाँ पे प्लस इधर देखो b स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई करो 2 7 14, यहाँ पे 14 भी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है। अभी हमें क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो बच्चों इधर क्या है a स्क्वायर, तो लिखते हैं ना a स्क्वायर, फिर माइनस 12a, ये देखो बच्चों ये काम करते हैं, नहीं मुझे लगा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है कुछ भी, चलो लिखते हैं 12a, ये देखो 36 प्लस 36 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 6 12, 3 3 6 1 7, ठीक है। यहाँ पे आ गया 72, फिर ये b स्क्वायर है तो इसको भी इधर रहने देते हैं, फिर यहाँ पे है 12b, तो ये भी रहेगा, सब कुछ लिखा ना, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। फिर देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिखना, फिर उसके बाद माइनस 6 है तो इसे भी आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर देखो 9 और 49, देखो 9 और 49 दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 58, ठीक है ना। उसके बाद प्लस b स्क्वायर और फिर क्या आएगा लास्ट में प्लस 14b, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, तो क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखो a स्क्वायर और इधर भी a स्क्वायर, मतलब इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। फिर देखो b स्क्वायर और इधर भी b स्क्वायर, यानी इन दोनों को भी कैंसिल किया जा सकता है। और कुछ कैंसिल हो रहा है देख लो ध्यान से, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब सुनो एक काम करते हैं, इधर माइनस 12a रहने दो, फिर ये जो है ना 12b इसको इधर लिख लो प्लस 12b बराबर, और ये जो बच्चों आपको 72 दिखाई दे रहा है ना, इसको हम उधर भेजने वाले हैं, और यहाँ से हम किसको किसको बुलाने वाले हैं, तो इसको बुलाने वाले, माइनस 6 से इधर आएगा तो प्लस 6 से हो जाएगा, प्लस 14 भी इधर आएगा तो माइनस 14 भी हो जाएगा। इधर क्या है बच्चों 58 और 72 उधर जाएगा तो माइनस 72, ठीक है ना। अब क्या, अब देखो माइनस 12a प्लस 6a क्या हो जाएगा बच्चों, यस माइनस 6a,
ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -6 है, माइनस ही आएगा ना क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। फिर देखो 12b माइनस 14b, आंसर क्या आएगा बच्चों, सही सही बोलो जल्दी से, यस -2b आ जाएगा, है ना। 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, और ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है इसके लिए इधर माइनस आ गया। फिर बच्चों यहाँ पे माइनस करना, तो 58 माइनस 72, तो 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, और 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, यानी यहाँ पर क्या है बच्चों, -14। ओके, अब इसको और छोटा किया जा सकता है क्या, यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे होगा, हम एक काम करते हैं, हर एक टर्म को ना -2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय -2 लिख लीजिएगा बच्चों, आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, डिवाइडेड बाय -2, तो उस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, या फिर मैं ये लिख दूँ क्या, चलो यहाँ पे इसका रीजन लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, इस प्रकार से लिखने का हर बार। हाँ चलो अब देखते हैं, जब यहाँ पे बच्चों ये मतलब डिवाइड होगा तो क्या होगा, देखो इधर से माइनस कैंसिल, और 2 3 से 6, मतलब यहाँ पर आएगा बच्चों 3a। उसके बाद ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पर आ जाएगा +b विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 7 से क्या होता है 14। तो ये हो गया बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, समझ में आया ना आपको कैसे किया हमने। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ना दूसरी जोड़ी लेते हैं, ये जोड़ी तो हमने ले ली, अब ये दोनों जोड़ी लेते हैं और फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलो बच्चों इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ, यस देखो QM विच इज इक्वल टू RM, ठीक है। तो अभी हमें ये दोनों लेना है और इसको लेना है, ठीक है। तो देखो बच्चों पहले तो हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या करना पड़ेगा, देखो हम एक काम करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 कंसिडर कर लेते हैं। वैसे बच्चों आप लोग को एक बात बताऊं क्या, एक बात मुझे बतानी थी, क्या बतानी थी बता रही हूँ। ये देखो यहाँ पर, या फिर रहने ही दो, चलो हम लोग फिर से करते हैं, ठीक है, ज़्यादा शॉर्टकट नहीं करेंगे वरना गलती हो जाएगी। चलो अब देखो यहाँ पर आपका x2 क्या है बच्चों, a माइनस 3 होगा, इसका स्क्वायर फिर प्लस, फिर जाके b माइनस -7, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फिर विच इज इक्वल टू, अब देखो इसका हमको डिस्टेंस बताना है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर करना और इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर करना, ठीक है बच्चों। तो क्या आएगा पता है आपको, देखो इधर यहाँ पे आएगा x2 माइनस x1, तो x2 क्या है बच्चों a माइनस x1 क्या है 3, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा बच्चों b माइनस 3, है ना, क्योंकि यहाँ पे b आपका क्या है y2 है और 3 क्या है y1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों b माइनस 3 और फिर जाके इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे ना हम लोग एक काम करते हैं, ये जो आपको रूट दिखाई दे रहा है इसे हमें हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और उसके बाद देखिएगा जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर a माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा b माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं ना बोथ साइड्स का, ये रूट हटाने के लिए। तो क्या होगा बच्चों, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, सही है ना। अब हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी और a माइनस बी वाला, तो यहाँ पे a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका a है, ये आपका b है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा a का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2ab यानी क्या होता है बच्चों 3 होता है, फिर जाके क्या आता है b का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करो तो b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मतलब b और b यानी क्या होता है बच्चों 7, ठीक है। फिर उसके बाद b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपका a है ना, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a, b यानी क्या होता है बच्चों 3, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का साइन और फिर क्या आता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्टली मत लिखना, 3 स्क्वायर लिखो। फिर उसके बाद इसको एक्सपांड करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, तो क्या आएगा बच्चों देखो b का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो 2b इंटू 3, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, a का स्क्वायर थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, मल्टीप्लाई करो 2 3 सा 6a प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर यहाँ पे b का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो बच्चों 2 7 सा 14 b हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया जी 49, ठीक है।
फिर यहाँ पर देखना ए स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6a, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2 3 ज़ा 6b प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप लोग उसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये देखिए ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, इन दोनों को हमने कर दिया कैंसिल, फिर बी स्क्वायर इन दोनों को कर दिया कैंसिल। और कुछ भी कैंसिल हो रहा है ध्यान से देख लो, और कुछ तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल के लिए। चलो फिर देखते हैं आगे होता है क्या, है ना। चलो यहाँ पर देखो बच्चों माइनस 6a बचा हुआ है प्लस 9, फिर एक काम करते हैं, ये देखो 9 प्लस 49 दोनों को प्लस कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 58, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे है 14 भी, तो 14 भी लिखिएगा, विच इज़ इक्वल टू, सब कुछ लिखा है ना, एक बार चेक कर लो, हाँ एक बार चेक करते रहने का हमेशा। फिर यहाँ पे ये तो कैंसिल हो चुका है, इधर माइनस 6 से आया प्लस 9 और 9 कितना होता है बच्चों 18 होता है, ठीक है। फिर माइनस 6b, ओके। अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखो बच्चों यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये देखो -6 से, तो इन दोनों को कैंसिल कर दो, ठीक है। और देखो बच्चों एक काम करते हैं, ये जो है ना 6b इसको इस साइड बुलाते हैं, तो क्या हो जाएगा 14b प्लस 6b, है ना, -6b इधर आएगा तो प्लस 6b हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 18, 58 उधर जाएगा तो -58 हो जाएगा, ठीक है। 14 प्लस 6b कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 20b, ठीक है। 18 माइनस 58 करोगे तो 8 में से 8 गया 0, 5 में से 1 गया तो 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -40, ठीक है। तो अब देखिएगा b विच इज इक्वल टू यहाँ पे -40 अपॉन 20 कैंसिल करो तो 0 0 गया, 2 2 ज़ा 4, यानी कि b का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों, b विच इज इक्वल टू क्या आया -2, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ना इक्वेशन मिलने की बजाय हमको क्या मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, b का वैल्यू मिल गया तो अभी हमको साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली ये जो b का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो b का तो वैल्यू मिल चुका है, अभी हमको a का वैल्यू निकालना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में b का वैल्यू पुट करेंगे। तो इधर लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पुट द, या फिर ऐसे लिखो पुट b विच इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था बच्चों, 3a प्लस बी विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं 3a प्लस बी के प्लेस पर क्या लिखना है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 जो किसके इक्वल था 7 के इक्वल था, ठीक है। फिर 3a -2 विच इज इक्वल टू 7, फिर यहाँ पे 3a 7 और -2 उधर जाएगा तो बच्चों +2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 3a 7 2 कितना होता है 9 होता है, 3 को उधर ले लेंगे तो 9/3, फिर यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, a का वैल्यू हमको क्या मिलेगा बच्चों 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ a विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों a और b दोनों के वैल्यूज हमने पता कर लिए हैं, है ना, और यही तो हमको बताना भी था। a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू क्या आ गया बच्चों -2, ठीक है। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज क्या लिखोगे 3 एंड -2, चलिए लिख देते हैं। Therefore, the coordinates of the center of the circle are, देखो x कोऑर्डिनेट आया है 3 और y कोऑर्डिनेट क्या आया है बच्चों -2, यहाँ पर हमने लिख दिया जी -2। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 जो है बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ, देख सकते हो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन।